दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट डर वर्ड्स में। बिहार की सुनसान सड़क और वो भूतिया ढाबा, एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची कहानी पर आधारित। बिहार की सड़कों का अपना एक अलग ही सन्नाटा होता है। दिन में वही सड़कें जिंदगी से भरी लगती हैं, बसें, साइकिलें, बैलगाड़ियां, चाय की दुकानें। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, वही सड़कें मानो किसी पुराने जख्म की तरह खुल जाती हैं। मैं ट्रक ड्राइवर हूं, नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज भी वो रात याद आते ही हाथ कांपने लगते हैं। ये बात है छपरा और मुजफ्फरपुर के बीच की एक पुरानी नेशनल सड़क की। नई हाईवे बनने के बाद उस रास्ते से ज्यादातर लोग गुजरना छोड़ चुके हैं, पर ट्रक ड्राइवर आज भी वही रास्ता लेते हैं, क्योंकि दूरी कम है और समय बचता है। उस रात मैं अकेला था, ट्रक में सीमेंट लदा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ बादल और दूर दूर तक फैला अंधेरा। रेडियो बंद था, मोबाइल की बैटरी भी कम। थकान ऐसी थी कि आंखें जल रही थीं। और तभी दूर से एक पीली सी रोशनी दिखी। ढाबा। मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, आंखें खुल जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा, मन में एक अजीब सा बोझ उतरने लगा। ढाबे का नाम था मां अन्नपूर्णा भोजनालय। नाम नया था, पर तख्ती पुरानी, इतनी पुरानी कि अक्षर घिस चुके थे। ढाबे के आसपास कोई और दुकान नहीं, कोई घर नहीं, कोई कुत्ता तक नहीं, बस वो ढाबा और उसके पीछे घना पीपल का पेड़। मैंने ट्रक रोका। जैसे ही नीचे उतरा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। गर्मी के मौसम में भी ऐसी ठंड। ढाबे के अंदर हल्की रोशनी थी, एक बल्ब जो बार बार झपक रहा था। अंदर गया तो देखा एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। दाढ़ी सफेद, आंखें बहुत गहरी। उसने मुझे देखा पर मुस्कुराया नहीं, बस बोला, अकेले हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो फिर बोला, रात में यहां कम ही लोग रुकते हैं। उसकी आवाज में अपनापन नहीं था, बस चेतावनी सी। मैंने चाय मांगी। वो बिना कुछ बोले चाय बनाने लगा। ढाबे में कुल मिलाकर 3 चारपाइयां थीं। एक कोने में एक ट्रांजिस्टर पड़ा था, पर उसमें बैटरी नहीं थी। मैंने गौर किया, ढाबे की दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, ना भगवान की, ना परिवार की। ये अजीब था। बिहार के ढाबों में ऐसा नहीं होता। चाय आई, स्वाद ठीक था, पर हर घूंट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। बूढ़ा फिर बोला, खाना खाओगे? मैंने मना कर दिया, बस चाय काफी थी। तभी मैंने देखा, ढाबे के पीछे पीपल के पेड़ के पास एक और चारपाई रखी थी। उस पर कोई लेटा हुआ था। मैंने पूछा, और कोई है क्या यहां? बूढ़े ने चूल्हे से नजर हटाए बिना कहा, हाँ, ड्राइवर ही था। मैंने पूछा, सो रहा है? उसने जवाब नहीं दिया। अब मेरे अंदर डर बैठ चुका था। मैंने पैसे निकाले, चाय के। बूढ़े ने पैसे हाथ में लिए और एक पल को मेरी उंगलियों को बहुत कस कर पकड़ा। उसकी पकड़ असामान्य थी। फिर उसने धीरे से कहा, यहां से निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी सांस रुक गई। मैं बिना कुछ बोले बाहर निकला, ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही गियर डाला, पीछे से आवाज आई, भैया। मैंने शीशे में देखा। ढाबे के दरवाजे पर वो बूढ़ा नहीं था, वो वही आदमी था जो चारपाई पर लेटा था। उसका चेहरा पीला, आंखें खुली, पर पलकें नहीं झपक रही थीं। उसके कपड़ों पर सूखा हुआ खून था। मैंने तुरंत ट्रक आगे बढ़ाया, पर शीशे में जो देखा वो आज तक नहीं भूलता। ढाबा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रहा था, जैसे कभी था ही नहीं। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा, रुकने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह जब मुजफ्फरपुर पहुंचा, एक पुराने ड्राइवर से वो बात बताई। उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, तू बच गया। फिर उसने बताया, 5 साल पहले उसी जगह एक ढाबा था। असल में एक रात 3 ट्रक ड्राइवर रुके। सुबह तीनों की लाशें पीपल के पेड़ से लटकी मिली। ढाबा चलाने वाला बूढ़ा कभी नहीं मिला। सरकार ने ढाबा तुड़वा दिया, रास्ता बंद कर दिया गया। पर ड्राइवर कहते हैं, रात में वो ढाबा आज भी दिखता है। जो रुकता है
वो लौटकर कभी ठीक नहीं रहता। मैंने उस दिन के बाद कभी उस सड़क से गाड़ी नहीं निकाली। आज भी जब रात में चाय पीता हूं तो उस बूढ़े की आवाज कानों में गूंजती है, पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने सोचा था कि उस रात के बाद सब खत्म हो गया था, मुजफ्फरपुर पहुंच गया था, सूरज निकल चुका था, लोग थे, शोर था, जिंदगी थी। लेकिन सच ये है, कुछ रास्ते आपको छोड़ देते हैं और कुछ रास्ते आपका पीछा करने लगते हैं। मैंने ट्रक खड़ा किया, माल उतारा, दिन भर काम में लगा रहा। पर एक चीज अजीब थी, जब भी आंख बंद करता मुझे वही ढाबा दिखता, पीली रोशनी, झपकता बल्ब और वो आवाज, पीछे मुड़कर मत देखना। रात को सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। करीब आधी रात मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। नेटवर्क नहीं था, फिर भी स्क्रीन पर लिखा आया, रुक जाते तो अच्छा होता। मेरे हाथ कांप गए, मैंने फोन फेंक दिया। अगले दिन मैं वापस निकल पड़ा, इस बार अलग रास्ता लिया। लेकिन बिहार की सड़कों की एक बात है, चाहो या ना चाहो कुछ मोड़ बार बार सामने आ ही जाते हैं। तीसरी रात बारिश हो रही थी, आसमान से पानी नहीं गिर रहा था, मानो अंधेरा टपक रहा हो। फिर से वही इलाका। मैंने कसम खाई थी उस सड़क पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अचानक ट्रक की हेडलाइट बुझ गई, इंजन चलता रहा पर रोशनी नहीं। और तभी सड़क के किनारे फिर वही पीली रोशनी, ढाबा। इस बार नाम की तख्ती टूटी हुई थी, आधा लिखा था मां अ। मैंने ब्रेक मारा, दिल चिल्ला रहा था कि मत रुक, लेकिन पैर नहीं माने। ढाबा पहले से अलग था, चारपाइयां ज्यादा थीं और हर चारपाई पर कोई ना कोई बैठा था। सब ट्रक ड्राइवर, सबके चेहरे थके हुए, आंखें खोखली। बूढ़ा नहीं दिखा, एक जवान लड़का आया, कपड़े फटे, आवाज सूखी। उसने कहा, भैया बहुत देर हो गई। मैंने पूछा, किस बात की? वो मुस्कुराया, घर जाने की। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा, मैं नहीं रुकूंगा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कोई भी यहां रुकता नहीं है, सबको रोका जाता है। तभी पीछे पीपल के पेड़ से रस्सी के हिलने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी जिसे पहली रात शीशे में देखा था, इस बार वो खड़ा था और उसके पीछे और भी लोग, सबके गले पर एक जैसी लकीर। मैं चीखा, ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन सामने सड़क नहीं थी, बस ढाबा। ढाबे के अंदर, ढाबे के बाहर, जैसे मैं किसी घेरे में फंस गया था। तभी किसी ने ट्रक की छत पर जोर से मारा, धड़ाम। एक आवाज आई, अब मत भागो। मैंने आंख बंद की, पूरा जोर लगाया और अचानक सब कुछ गायब। मैं सड़क पर था, सूरज निकल रहा था। पीछे देखा, न ढाबा, न पीपल, न चारपाई, बस खाली जमीन। आज भी मेरे मोबाइल में वो मैसेज है, नेटवर्क नहीं, भेजने वाला नहीं, बस लिखा है, अगली बार पीछे मुड़ना मत। मैं उस सुबह बच तो गया था, पर अंदर से कुछ टूट चुका था। ट्रक सड़क पर था, पर मेरा दिमाग अब भी उसी ढाबे में फंसा हुआ था। मैं सीधे एक ढाबे पर रुका, असल ढाबे पर, लोगों से भरा हुआ, चाय उबलती हुई, जिंदगी चलती हुई। वहां बैठे एक पुराने ड्राइवर से मैंने पूछा, इस रास्ते पर कोई पुराना ढाबा था क्या? वो चुप हो गया, चाय का गिलास उसके हाथ में कांपने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, तूने देख लिया ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। उसने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाया, चल यहां नहीं। वो मुझे पास के ट्रक यूनियन ऑफिस ले गया। वहां दीवार पर धूल जमी हुई एक अलमारी थी। उसने अलमारी खोली, अंदर से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल पर लिखा था, अनट्रेस्ड डेथ्स, सेक्टर 9। उसने कहा, सरकारी रिकॉर्ड है, लेकिन अधूरा। मैंने फाइल खोली, अंदर कई नाम थे, उम्र, ट्रक नंबर, रूट, और सबके सामने एक ही लाइन, रात में आखिरी बार देखा गया। कोई शव नहीं, कोई केस बंद नहीं, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक नाम था, राम नरेश यादव, उम्र 28। मैंने चौंक कर पूछा, ये कौन? ड्राइवर बोला, इकलौता जो जिंदा लौटा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। राम नरेश को ढूंढने में मुझे 2 दिन लगे। वो अब ट्रक नहीं चलाता था, एक छोटे से गांव में रहता था। लोग कहते थे, थोड़ा पागल हो गया है। जब मैं उससे मिला, वो मुझे देखते ही पीछे हट गया।
मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, वो बुदबुदा रहा था। मैंने किसी तरह उसे शांत किया। फिर उसने जो बताया वो ढाबे से भी ज्यादा डरावना था। उसने कहा, वो ढाबा पहले सच में था। एक आदमी था, लालची, ड्राइवरों को लूटता था। एक रात लूट गलत हो गई, 3 ड्राइवर मारे गए, बूढ़ा भी मरा, लेकिन किसी की लाश नहीं मिली। मैंने पूछा, तो अब? राम नरेश की आंखें भर आईं। अब जो भी अकेला होता है, थका होता है, वो ढाबा उसे बुलाता है। ढाबा खाना नहीं देता, ढाबा ठहराव देता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ वही थी जो उस बूढ़े की थी। वो बोला, अगर तुम वहां रुक गए तो तुम भी फाइल बन जाओगे। मैं वापस लौटा। उस रात सो नहीं पाया। सुबह खबर मिली, उसी रास्ते पर एक और ट्रक मिला, खाली। राम नरेश से मिलने के बाद मैंने गाड़ी चलाना लगभग छोड़ दिया था। दिन में सब ठीक लगता था, पर जैसे ही शाम ढलती मन बेचैन होने लगता। मुझे लगने लगा था कि ढाबा अब सड़क पर नहीं, मेरे अंदर बन चुका है। एक रात मैं ट्रक यूनियन ऑफिस में बैठा था, वहीं सोने का इरादा था। तभी एक लड़का आया, नया ड्राइवर, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। उसने मुझसे पूछा, भैया छपरा वाला पुराना रास्ता ठीक है ना? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, रात में मत जाना। वो हंस दिया, अंधेरे से कौन डरता है? मैंने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह खबर आई, उसी लड़के का ट्रक खाली मिला। वही रास्ता, वही इलाका, लेकिन इस बार एक चीज अलग थी, उसका मोबाइल। मोबाइल पुलिस को मिला और किसी ने यूनियन में चुपचाप वो फोन मुझे दे दिया। मैंने हाथ कांपते हुए आखिरी ऑडियो चलाया। पहले सिर्फ इंजन की आवाज थी, फिर वो बोला, चाय मिल जाएगी क्या यहां? एक पल की खामोशी, फिर वही जानी पहचानी आवाज, अकेले हो? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऑडियो में आगे चूल्हे की आवाज थी, कप रखने की, फिर लड़के की आवाज, यहां नेटवर्क क्यों नहीं है? और फिर एक लंबी चुप्पी। अचानक वो चीखा नहीं, रोया नहीं, बस धीरे से बोला, मैं यहीं रुक जाऊंगा। ऑडियो वहीं खत्म हो गया। कोई संघर्ष नहीं, कोई शोर नहीं, जैसे किसी ने उससे फैसला करवा लिया हो। मैं फोन बंद करके वहीं बैठ गया। अब मुझे समझ आ गया था, ढाबा डराता नहीं, वो मनाता है। थके हुए लोगों को, अकेले लोगों को, जो बस थोड़ी देर रुकना चाहते हैं। उसी रात मुझे एक सपना आया। मैं उसी सड़क पर था, मेरे ट्रक का इंजन बंद था, ढाबे की रोशनी सामने थी, और इस बार बूढ़ा नहीं था, वो लड़का था, वही नया ड्राइवर। वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब यहां भीड़ हो गई है। मैं नींद से चिल्लाकर उठा। सुबह मैंने फैसला कर लिया, मैं उस रास्ते पर आखिरी बार जाऊंगा, ढाबे को देखने नहीं, खुद को साबित करने। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उस रास्ते पर दोबारा जाना नहीं चाहता था। जिस सड़क ने एक बार तुम्हें देख लिया हो, वो तुम्हें भूलती नहीं। लेकिन डर से भागना भी आसान नहीं होता, क्योंकि डर भागता नहीं, वो पीछे बैठ जाता है। मैंने तय किया कि मैं दिन में जाऊंगा, धूप में, जब सड़क सिर्फ सड़क होगी, और ढाबा अगर कभी था भी तो मिट्टी होगा। सुबह के करीब 10 बजे मैं बाइक से निकला। ट्रक नहीं, ट्रक का नाम सुनते ही दिल बैठ जाता था। रास्ता वही था, छपरा से मुजफ्फरपुर की वो पुरानी सड़क। दिन में सब कुछ अलग लगता है, पेड़ हरे, खेतों में लोग, सड़क पर मोटरसाइकिलें। मैं मन ही मन खुद पर हंस रहा था। रात का वहम था, मैं खुद को समझा रहा था। करीब 1 घंटे बाद मैं उसी इलाके में पहुंचा जहां रात में सड़क अचानक सुनसान हो जाती थी। दिन में भी वहां कुछ अजीब था। आसपास गांव नहीं थे, कोई चाय की दुकान नहीं, कोई मंदिर नहीं, बस सड़क, और सड़क के किनारे एक खाली जमीन। मैंने बाइक रोकी। वहां कुछ नहीं था, न ढाबा, न पीपल, न चारपाई, सिर्फ सूखी मिट्टी। लेकिन जमीन पर 4 गोल दाग थे, ऐसे जैसे किसी चीज को सालों तक एक ही जगह रखा गया हो। चारपाई के पाए जैसे। मेरा गला सूख गया। मैंने मिट्टी खोदी, ज्यादा नहीं, बस उंगलियों से। थोड़ी गहराई में लकड़ी का टुकड़ा मिला, जला हुआ। मैंने हाथ पीछे खींच लिया।
दिन की धूप में भी मेरी हथेलियां ठंडी पड़ गई थीं। मैं वहां से लौट आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रातें बदलने लगीं। उस दिन के बाद मेरी रातें खराब हो गईं। मुझे सपने नहीं आते थे, मुझे जागते हुए चीजें दिखने लगीं। कभी चाय की गंध, कभी जलते चूल्हे की आवाज। एक बार मैं अपने कमरे में बैठा था, बिजली गई हुई थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी, लंबी, पतली, पीपल के पेड़ की तरह। मैंने लाइट जलाई, परछाई गायब। उस रात मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या वो ढाबा खत्म हो चुका है या उसने जगह बदल ली है? एक पुलिस वाला जो ज्यादा जानता था। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक पुराने जानकार से मिलने का मौका मिला। वो ट्रैफिक पुलिस में था, अब रिटायर हो चुका था। नाम नहीं लूंगा। मैंने उसे सब बताया। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, सरकारी रिकॉर्ड में वो जगह ब्लैक स्पॉट है। मैंने पूछा, मतलब? उसने सिगरेट जलाई। मतलब वहां मौतें दर्ज नहीं होती। जो गायब होता है वो गायब ही रहता है। उसने बताया, उस सड़क पर पिछले 10-12 सालों में 20 से ज्यादा ड्राइवर लापता हुए हैं। कोई लाश नहीं, कोई गवाही नहीं। केस हर बार खुद छोड़कर चले जाने में बंद होता है। लेकिन एक रिपोर्ट में एक लाइन थी, ड्राइवर आखिरी बार एक अस्थाई ढांचे के पास देखा गया। मैंने पूछा, ढांचा? उसने मेरी आंखों में देखा, ढाबा। असली सच। उसने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस जगह पर बहुत पहले एक ढाबा था। सच में, ढाबा चलाने वाला बूढ़ा अपने बेटे के साथ रहता था। बेटा ट्रक ड्राइवर था। एक रात बेटा उसी सड़क पर मारा गया, हिट एंड रन। कोई नहीं रुका, कोई मदद नहीं। बूढ़ा पागल हो गया। उसने ढाबा चालू रखा, पर रात में वो थके ड्राइवरों को रोकता, उनसे बातें करता। कई लोग कहते थे वो ड्राइवरों से अपने बेटे की कहानी सुनवाता। एक रात कुछ गलत हुआ, आग लगी, ढाबा जल गया। बूढ़ा अंदर था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने ढाबा देखा। कभी कभी रात में, जब कोई बहुत थका होता, बहुत अकेला। मैं समझ गया, वो ढाबा भूत नहीं है, वो ठहराव की इच्छा है। वो पल जब इंसान कहता है, बस यहीं रुक जाऊं। आखिरी बार मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी रात में उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ फैसले हमारे नहीं होते। 1 साल बाद मुझे मजबूरी में उसी सड़क से जाना पड़ा। रात थी, लेकिन मैं तैयार था। नींद पूरी, मन मजबूत। मैंने खुद से कहा, नहीं रुकूंगा। और सच में ढाबा दिखा, पीली रोशनी, झपकता बल्ब। इस बार मैं रुका नहीं। मैंने शीशे में देखा, बूढ़ा खड़ा था, लेकिन वो उदास नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, ठीक है, तू चला जा। मैंने पीछे नहीं देखा। आज मैं ट्रक नहीं चलाता, लेकिन जब भी किसी ड्राइवर को रात में झपकी लेते देखता हूं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अगर कहीं पीली रोशनी दिखे तो रुकना मत। क्योंकि कुछ ढाबे खाना नहीं देते, वो तुम्हें खुद से अलग होने का मौका देते हैं। और जो रुक गया, वो सड़क पर नहीं, फाइलों में भी नहीं मिलता। ढाबा अब सड़क पर नहीं है। मैंने सोचा था कि सब पीछे छूट गया है। ट्रक छोड़ दिया, रूट बदल लिया, जिंदगी कुछ हद तक सामान्य हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ चीजें रास्तों से नहीं, लोगों से चिपक जाती हैं। ढाबा भी वैसा ही था। नई जगह, वही डर। मैं अब दूसरे शहर में था। काम छोटा था, लेकिन रातें शांति से कट रही थीं। एक शाम मैं बस स्टैंड के पास खड़ा था, चाय पी रहा था। तभी मेरी नजर एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी। पीली रोशनी, एक बल्ब जो छपक रहा था। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। दुकान नहीं थी, भीड़ भी थी। मैं खुद पर हंसा। हर पीली रोशनी ढाबा नहीं होती। लेकिन फिर मैंने देखा, दुकान के अंदर दीवार पर कोई तस्वीर नहीं थी, ना भगवान, ना पोस्टर। और काउंटर के पीछे एक बूढ़ा बैठा था, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, अकेले हो? मेरे पैरों ने साथ छोड़ दिया। अब वो बुलाता नहीं, पहचानता है। मैं वहां से भाग गया, लेकिन उसी रात मुझे एक कॉल आई, अनजान नंबर। मैंने उठाया नहीं, फोन कट गया। फिर एक मैसेज आया, रुकने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी देख लेना भी काफी है। मैं समझ गया, ढाबा अब सिर्फ उसी सड़क पर नहीं है, वो हर उस जगह है जहां कोई बहुत थका हुआ है, बहुत अकेला है और थोड़ी देर रुकना चाहता है। एक आखिरी मुलाकात।
कुछ हफ्तों बाद मैं राम नरेश के गांव गया। उसका घर बंद था। पड़ोसी ने बताया वो चला गया। मैंने पूछा कहाँ? वो बोला रात में। कह रहा था अब जगह मिल गई है। मेरे कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, अब यहां भीड़ हो गई है। अब मैं क्यों लिख रहा हूं? मैं ये सब डर फैलाने के लिए नहीं लिख रहा। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ढाबा कहानियों से ताकत लेता है और सच चेतावनी बन जाता है। अगर तुम कभी रात में अकेले हो, सड़क लंबी हो, आंखें बोझिल हों और कहीं दूर पीली रोशनी झपकती दिखे, तो एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या मैं सच में रुकना चाहता हूं या बस थक गया हूं? क्योंकि जो ढाबा कभी बिहार की सुनसान सड़क पर था, वो अब हर उस थके इंसान के सामने खुल सकता है। और अगली बार वो चाय नहीं पूछेगा, वो बस कहेगा आ ही गए हो। मैंने लिखना बंद करने की कोशिश की थी। सोचा अगर जिक्र नहीं करूंगा तो शायद वो चीज भी मुझे भूल जाएगी। लेकिन कुछ कहानियां लिखे बिना शांत नहीं होती। एक अजनबी ड्राइवर एक शाम मेरे कमरे के बाहर कोई रुका। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला, सामने एक ट्रक ड्राइवर खड़ा था। उम्र ज्यादा नहीं, आंखें थकी हुई। उसने कहा, भैया आप वही हो ना जो उस ढाबे से लौट आया था? मेरे पेट में ठंड उतर गई। मैंने पूछा, तुमने किससे सुना? वो बोला, यूनियन में बातें होती हैं। मैंने उसे अंदर बुलाया। वो बैठा नहीं, खड़ा ही रहा, जैसे डर रहा हो कि अगर बैठ गया तो रुक जाएगा। उसने बताया पिछली रात उसे भी वही ढाबा दिखा, पीली रोशनी, झपकता बल्ब। लेकिन इस बार ढाबा पूरी तरह साफ था, नया सा, और अंदर कोई बूढ़ा नहीं था। बस एक आवाज, थोड़ी देर बैठ जाओ। उसने कहा, मैं रुक जाता पर मुझे आपका लिखा हुआ याद आ गया। मेरे गले में कुछ अटक गया। ढाबा बदल रहा है। उस ड्राइवर ने एक बात और बताई। इस बार ढाबे का नाम बदला हुआ था, आराम गृह। न मां का नाम, न खाना, सिर्फ आराम। मैं समझ गया, ढाबा अब और सीधा हो गया है। अब वो डराता नहीं, वो समझाता है। एक पुराना नक्शा। उसके जाने के बाद मैंने वो पुरानी फाइल फिर निकाली। एक कागज जो पहले नजर नहीं आया था, हाथ से बना एक नक्शा, उसी सड़क का, और नक्शे पर कई छोटे छोटे निशान। हर निशान के पास एक शब्द लिखा था, रुका। मैंने गिनती नहीं की, जरूरत नहीं थी। अब क्या बचा है? मुझे समझ आ गया, ढाबे को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो थकान से पैदा होता है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। कैसे? बस एक तरह से, रुक कर नहीं। अगर कभी रात लंबी लगे, रास्ता खत्म ना हो और कहीं दूर पीली रोशनी झपकती दिखे, तो खुद से बात करना, रेडियो चालू करना, किसी को कॉल करना, गाड़ी आगे बढ़ाते रहना। क्योंकि ढाबा तभी ताकतवर होता है जब तुम चुप हो जाते हो। मैं नहीं जानता ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी, शायद कहीं नहीं। लेकिन अगर इसे पढ़कर एक भी ड्राइवर उस रात आगे बढ़ गया, तो समझो ये लिखना बेकार नहीं था। उसका नाम मैंने नहीं पूछा, और शायद पूछना भी नहीं चाहिए था। वो खुद मेरे पास आया था। दोपहर का वक्त था, लेकिन उसकी आंखों में रात ठहरी हुई थी। उसने साफ कहा, मैं रुकूंगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, समझाया, डराया भी, लेकिन वो हंस दिया। डर से भागकर थक गया हूं, उसने कहा। अब देखना चाहता हूं कि आखिर वहां है क्या। उसने बताया वो पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा है, लगातार रातें, लगातार सड़कें। शायद ढाबा मुझे इसलिए दिखता है क्योंकि मैं अब कहीं रुकना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर मुझे पहली बार एहसास हुआ, हर कोई ढाबे से नहीं डरता, कुछ लोग उसे बुलावा समझते हैं। उसकी आखिरी कॉल। वो उसी रात गया। मैंने मना किया था, कम से कम कॉल पर रहना। वो मान गया। रात के करीब 2:30 बजे उसकी कॉल आई। पहले सिर्फ इंजन की आवाज, फिर वो बोला, दिख गया। मेरी धड़कन तेज हो गई। वही पीली रोशनी? मैंने पूछा। वो हंसा, हाँ, लेकिन इस बार बहुत साफ है। फिर थोड़ी देर चुप्पी। मैंने कहा, आगे बढ़ो, मत रुको। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं रुक चुका हूं। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। फोन पर अब दूसरी आवाज थी। कोई बूढ़ा नहीं, कोई लड़का नहीं, बस एक शांत सी आवाज, थक गए हो ना? फोन कट गया। सुबह की खबर। सुबह होते ही यूनियन से फोन आया।
उसी इलाके में एक ट्रक खड़ा मिला, साफ सुथरा, इंजन ठंडा, ड्राइवर सीट पर कोई नहीं। लेकिन इस बार एक नई चीज मिली। डैशबोर्ड पर चाय का एक खाली कप था, कागज का, और उस पर हाथ से लिखा था, मैं रुकना चाहता था। अब मुझे यकीन हो गया, ढाबा किसी को खींचता नहीं, वो बस एक सवाल पूछता है और जवाब हम खुद देते हैं। कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं, और जो रुक जाता है वो गायब नहीं होता, वो बस सड़क से उतर जाता है। कुछ निशान ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन मिटते भी नहीं। उस रात के बाद जब वो ड्राइवर जानबूझकर रुका था, मैं कई दिनों तक चुप रहा। न किसी से बात, न कोई सफर, न कोई कहानी। लेकिन चुप्पी भी हर किसी को रास नहीं आती, क्योंकि जब इंसान चुप होता है तो दिमाग बोलने लगता है। वो कप, डैशबोर्ड पर मिला चाय का कप मेरे पास पहुंचा। पुलिस ने उसे जब्त नहीं किया, उन्हें उसमें कुछ अजीब नहीं लगा। कागज का कप, सादा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, मेरी उंगलियों में हल्की सी गर्माहट दौड़ गई, जबकि वो कप कम से कम 6 घंटे पुराना था। उस पर कोई ब्रांड नहीं था, कोई नाम नहीं, बस नीचे पेंसिल से लिखा था, आराम जरूरी है। मैंने कप पलट कर देखा, अंदर चाय के पत्तों का निशान नहीं था, जैसे कभी चाय डाली ही न गई हो। ढाबे का नियम। मैंने फिर से पुरानी फाइलें निकाली, इस बार एक चीज जोड़कर पढ़ी। हर लापता ड्राइवर के केस में एक समान बात थी, वो अकेला था, वो रात में चल रहा था, और वो बहुत थका हुआ था। कोई अपवाद नहीं। मुझे समझ आ गया, ढाबे का कोई तय समय नहीं, कोई तय जगह नहीं, उसका बस एक नियम है, जब इंसान रुकने का बहाना ढूंढने लगे। एक मनोवैज्ञानिक की बात। मैंने इस बारे में एक मनोवैज्ञानिक से बात की। मैंने ढाबे का नाम नहीं लिया, बस लक्षण बताए। उसने कहा, जब दिमाग बहुत थक जाता है तो वो ठहराव को सुरक्षा समझने लगता है। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं, और कुछ लोग रुक जाते हैं। उसकी आखिरी बात मेरे दिल में चुभ गई। अगर किसी इंसान को लगातार बताया जाए कि रुकना ठीक है, तो वो चलना भूल जाता है। ढाबा अब सपना नहीं रहा। उसके बाद मुझे ढाबा सपने में नहीं दिखा, वो उससे भी खतरनाक हो गया, वो सोच बन गया। कभी कभी थकान के वक्त मेरे दिमाग में एक आवाज आती, बस आज रुक जाओ, और मुझे एहसास होता कि ये मेरी आवाज नहीं है। एक आखिरी रिकॉर्डिंग। कुछ महीने बाद मुझे एक ऑडियो मिला, पुराना, खराब, किसी ट्रक ड्राइवर का। वो बोल रहा था, आज रास्ता बहुत लंबा है। फिर चुप्पी, फिर वही शांत आवाज, कोई जल्दी नहीं है। और आखिर में ड्राइवर का जवाब, हाँ, मैं यहीं रुक जाता हूं। उसके बाद रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं, कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खालीपन। अब मुझे क्यों डर लगता है? मुझे ढाबे से डर नहीं लगता, मुझे उस पल से डर लगता है जब इंसान खुद को समझा लेता है कि रुकना सही है। क्योंकि रुकना हमेशा शरीर का नहीं होता, कभी कभी दिमाग रुक जाता है, और जब दिमाग रुक जाए तो रास्ते अपने आप खत्म हो जाते हैं। आखिरी बात, अगर तुम ये पढ़ रहे हो और कभी रात में थक जाओ, सफर लंबा लगे और कहीं दूर पीली रोशनी बहुत सुकून भरी लगे, तो बस एक काम करना, चलते रहना, धीरे सही लेकिन आगे। क्योंकि कुछ ढाबे तुम्हें मारते नहीं, वो तुम्हें चलना छोड़ना सिखाते हैं। और जो चलना छोड़ देता है वो गायब नहीं होता, वो बस कहीं और रुक जाता है। कुछ रास्ते नक्शों में नहीं होते, कुछ ढाबे बोर्ड पर नहीं लिखे जाते, और कुछ घटनाएं कभी एफआईआर में दर्ज नहीं होती। ये वही कहानी है। 1 साल बाद, उस घटना के ठीक 1 साल बाद मैं फिर बिहार आया। कोई मजबूरी नहीं थी, कोई डिलीवरी नहीं, कोई नौकरी नहीं, बस एक वजह थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सब खत्म हो चुका है। मैंने ट्रक नहीं चलाया, इस बार मैं ट्रेन से आया, दिन के उजाले में। छपरा स्टेशन पर उतरते ही वही पुरानी हवा महसूस हुई, नमी, धूल और किसी अनकहे डर की। मैंने सोचा था अगर ढाबा सच में थकान की कहानी है तो दिन में सब सामान्य लगेगा, पर बिहार की कुछ जमीन दिन में भी चुप रहती है। पुराना रास्ता, नई खामोशी। मैंने एक लोकल टैक्सी ली, ड्राइवर अधेड़ उम्र का था, कम बोलने वाला। मैंने जानबूझकर पूछा, भैया ये पुराना हाईवे अभी भी चलता है? उसने शीशे से मुझे देखा, फिर सड़क की तरफ। दिन में तो चलता है, वो बोला, रात में नहीं। मैंने और कुछ नहीं पूछा।
गाड़ी धीरे धीरे उसी इलाके में पहुंची जहां कभी वो ढाबा दिखता था। अब वहां एक नई सड़क थी, सरकार ने चौड़ी कर दी थी, लेकिन सड़क के किनारे अब भी वो खाली जमीन थी। न दुकान, न घर, न मंदिर, बस घास और मिट्टी। जो दिखता नहीं वो होता भी है। मैं गाड़ी से उतरा। दोपहर के करीब 3 बजे का वक्त था। सूरज सिर पर था, लेकिन वहां खड़े होते ही मेरे शरीर में हल्की सी ठंड दौड़ गई। वही जगह, वही एहसास। मैंने जमीन को ध्यान से देखा। इस बार कोई निशान नहीं थे, कोई दाग नहीं, कोई जली लकड़ी नहीं, जैसे किसी ने सब कुछ साफ कर दिया हो। लेकिन मेरे कानों में एक आवाज गूंज रही थी, अब यहां भीड़ हो गई है। गांव जो पास होकर भी दूर है। मैं पास के गांव गया। सोचा लोगों से पूछूंगा। गांव छोटा था, घरों की दीवारें कच्ची। लोग मुझे देखकर चुप हो गए। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, यहां पहले कोई ढाबा था क्या? उसने मेरी तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ। बहुत पहले, वो बोला, पर अब नहीं। मैंने पूछा, क्यों बंद हुआ? वो हंसा नहीं, डरा भी नहीं, बस बोला, जो ज्यादा देर रुकता है वो फिर चलता नहीं। मैंने और सवाल नहीं किए। रात का फैसला। मैं दिन में सब देख चुका था, लेकिन मन मान नहीं रहा था। मैं जानता था अगर जवाब चाहिए तो रात देखनी होगी। मैं शहर लौटा, एक छोटे होटल में रुका। कमरा साधारण था, लेकिन जैसे ही रात हुई नींद गायब हो गई। घड़ी ने 12 बजाए और तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक लाइन, रात में देखने की आदत अभी गई नहीं। मेरी सांस रुक गई। कुछ कहानियां वहां खत्म नहीं होती जहां लेखक चाहता है, वो वहां खत्म होती हैं जहां पाठक चलना छोड़ देता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। मैं वापस क्यों लिख रहा हूं? जब मैं उस जगह से लौटकर आया था तो मैंने तय कर लिया था कि अब कुछ नहीं लिखूंगा। न कोई पाठ, न कोई चेतावनी, न कोई डर। क्योंकि जिस चीज को शब्द मिल जाते हैं वो कभी कभी और ताकतवर हो जाती है। लेकिन फिर एक बात हुई। एक चिट्ठी जिस पर कोई पता नहीं था। एक सुबह मेरे दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था, सादा, भूरा। उस पर कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। अंदर सिर्फ एक कागज था और उस पर 4 लाइनें। हम यहां ठीक हैं, कोई जल्दी नहीं है। तुम क्यों चल रहे हो? रुक जाओ। मेरे हाथ कांप गए। ये लिखावट मैं पहचानता था। ये उसी ड्राइवर की थी जो जानबूझकर रुका था। ढाबा अब लोगों तक आ रहा है। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, ढाबा अब सड़क का मोहताज नहीं रहा। पहले वो रास्ते पर दिखता था, फिर सोच में, और अब सीधे लोगों के जीवन में। मैं अकेला नहीं था। मैंने उस चिट्ठी की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अगले हफ्ते 3 अलग अलग ड्राइवरों ने मुझसे संपर्क किया। तीनों ने अलग शब्दों में एक ही बात कही, भैया अब ढाबा दिखाई नहीं देता, बस लगता है। एक ने कहा, काम में मन नहीं लगता। दूसरे ने कहा, रात में गाड़ी रोक देने का मन करता है। तीसरे ने सिर्फ इतना कहा, चलते रहना भारी लगता है। अब डर का चेहरा बदल चुका है। पहले डर अंधेरे में था, पीली रोशनी में, सुनसान सड़क पर। अब डर दिन में है, भीड़ में है, जिंदगी के बीच। अब ढाबा तुम्हें बुलाता नहीं, वो तुम्हें समझाता है। एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट। मैंने एक बार फिर एक प्रोफेशनल से बात की। इस बार मैंने पूरी कहानी बताई। उसने सब सुना और बोला, आप एक कलेक्टिव फटीग फिनोमेनन डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैंने पूछा, मतलब? उसने कहा, जब बहुत सारे लोग एक ही तरह की थकान, एक ही तरह का दबाव और एक ही तरह का अकेलापन लगातार झेलते हैं तो दिमाग एक साझा समाधान गढ़ लेता है। मैंने पूछा, ढाबा? वो चुप हो गया, फिर बोला, हां, अगर आप उसे वही नाम देना चाहते हैं। ढाबा कोई जगह नहीं है। अब यह साफ हो चुका था। ढाबा कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई इमारत नहीं। ढाबा है वो पल जब इंसान कहता है अब और नहीं। वो विचार जो कहता है थोड़ी देर रुक जाओ। वो झूठा सुकून जो कहता है यही ठीक है। एक आखिरी मुलाकात। कुछ महीने बाद में फिर एक ड्राइवर से मिला, नया लड़का, उम्र कम। वो बोला, भैया आपने जो लिखा था वो मैंने पढ़ा। मैंने कहा, तो? वो मुस्कुराया। उस रात जब बहुत नींद आ रही थी मुझे भी पीली रोशनी महसूस हुई। मेरे अंदर ठंड उतर गई। मैंने पूछा, फिर? उसने कहा, मैं रुका नहीं। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन वो आगे बोला,
मैंने गाड़ी धीमी कर दी। और वही बात मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली लगी। रुकना सिर्फ ब्रेक नहीं होता। हम समझते हैं रुकना मतलब गाड़ी रोकना, काम छोड़ना, रास्ता बदलना। लेकिन असली रुकना दिखता नहीं। वो तब होता है जब इंसान सपने टाल देता है, सवाल पूछना बंद कर देता है और बस कह देता है चलने दो। ढाबा उसी पल पैदा होता है। मैं अब क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि शायद ये आखिरी चीज है जो अभी चल रही है। अगर मैं चुप हो गया तो ढाबा एक और जीत जाएगा। क्योंकि ढाबा शोर से नहीं डरता, वो चुप्पी से ताकत लेता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी किसी ना किसी रास्ते पर हो। शायद तुम्हारी भी आंखें भारी हैं। शायद तुम्हें भी लगता है कि थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। तो बस एक बात याद रखना, थोड़ा धीमा चलना गलत नहीं है, लेकिन चलना बंद कर देना यही ढाबा चाहता है। अंत या शुरुआत, मुझे नहीं पता ये कहानी कहाँ खत्म होगी। शायद कभी नहीं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं थक जाता है और हर बार ढाबा थोड़ा और पास आ जाता है। अगर अगला पार्ट होगा तो वो डरावना नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा सच होगा। बिहार की वो सड़क दिन में भी कुछ खास नहीं लगती। टूटी हुई, धूल से भरी, दोनों तरफ खेत और बीच बीच में जंगल के टुकड़े। लेकिन रात होते ही वो सड़क बदल जाती है। मैं कोई लेखक नहीं हूं, ना ही भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करने वाला आदमी। मैं बस एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 15 साल से सड़क मेरी जिंदगी रही है और जो मैं बता रहा हूं वो मैंने खुद झेला है। रात का सफर। वो नवंबर की ठंडी रात थी। लोड था सीमेंट का। पटना से माल ले जाना था झारखंड की तरफ। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। हाईवे पीछे छूट चुका था। अब वो इलाका शुरू हो गया था जहां मोबाइल नेटवर्क भी डर डर कर आता है। ट्रक की हेडलाइट के आगे सिर्फ सड़क दिख रही थी, पीछे कुछ नहीं। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे, लेकिन आवाज बार बार फट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीच बीच में आवाज दबा रहा हो। मैंने सोचा थकान है। पहली अजीब बात, करीब 1 बजे के आसपास मुझे चाय की जरूरत महसूस हुई। मैंने खुद से कहा बस एक ढाबा मिल जाए। जैसे ही ये सोचा, आगे दूर एक पीली रोशनी दिखी। ढाबा। मैं खुश हो गया। इतनी सुनसान जगह पर ढाबा मिलना किस्मत की बात होती है। लेकिन पास आते ही दिल थोड़ा भारी हो गया। ढाबे के बाहर एक भी ट्रक नहीं था, न बाइक, न कोई आदमी। बस एक पुरानी टीन की छत, नीचे लकड़ी की बेंचें और बीच में जलता हुआ पीला बल्ब। ढाबे का माहौल। मैंने ट्रक रोका, इंजन बंद किया। उस पल इतनी शांति थी कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ढाबे के अंदर से एक बूढ़ा निकला, बहुत दुबला, सिर झुका हुआ, आंखें सीधी कभी नहीं देखी। उसने बिना पूछे कहा, थक गए हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने इशारा किया, बैठो। उसकी आवाज में न ऊंचाई थी न नीचेपन, बस सपाट। अजीब बातें बढ़ने लगीं। मैं बेंच पर बैठा, चाय आई, लेकिन चाय का कप हद से ज्यादा ठंडा था। मैंने पूछा, अभी बनाई है? बूढ़ा बोला, यहां वक्त अलग चलता है। उसका ये जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने चाय पीने की कोशिश की, लेकिन गले से नीचे नहीं उतरी। ढाबे में घड़ी टंगी थी, लेकिन उसकी सुई हिल नहीं रही थी। फिर मेरी नजर गई पीछे लगी दीवार पर। वहां नाम लिखे थे, सैकड़ों, कुछ पेन से, कुछ कोयले से, कुछ खून जैसे रंग से। हर नाम के नीचे एक तारीख। डर की पहली लहर। मैं खड़ा हो गया। ये क्या है? मैंने पूछा। बूढ़ा पहली बार मेरी तरफ सीधा मुड़ा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे महीनों से सोई नहीं हो। उसने कहा, ये वो लोग हैं जो रुक गए। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मतलब? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने बहुत आराम से कहा, जो आगे नहीं जा सके। ढाबे के पीछे। तभी मुझे ढाबे के पीछे कुछ परछाइयां दिखीं, जैसे लोग खड़े हों। लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो लोग नहीं थे। वो खड़े ट्रक थे, पुराने, जंग लगे, टूटे हुए। उनके नंबर प्लेट आधे घिस चुके थे। मैं पीछे हटा, भागने की कोशिश। मैंने पैसे निकाले। मुझे जाना है, मैंने कहा। बूढ़ा हंसा, बहुत धीमी हंसी। कुछ कहानियां वहां खत्म नहीं होती जहां लेखक चाहता है, वो वहां खत्म होती हैं जहां पाठक चलना छोड़ देता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। मैं वापस क्यों लिख रहा हूं? जब मैं उस जगह से लौटकर आया था तो मैंने तय कर लिया था कि अब कुछ नहीं लिखूंगा। न कोई पाठ, न कोई चेतावनी, न कोई डर। क्योंकि जिस चीज को शब्द मिल जाते हैं वो कभी कभी और ताकतवर हो जाती है। लेकिन फिर एक बात हुई। एक चिट्ठी,
जिस पर कोई पता नहीं था। एक सुबह मेरे दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था, सादा, भूरा, उस पर कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। अंदर सिर्फ एक कागज था और उस पर 4 लाइनें। हम यहां ठीक हैं, कोई जल्दी नहीं है, तुम क्यों चल रहे हो, रुक जाओ। मेरे हाथ कांप गए। ये लिखावट मैं पहचानता था। ये उसी ड्राइवर की थी जो जानबूझकर रुका था। ढाबा अब लोगों तक आ रहा है। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, ढाबा अब सड़क का मोहताज नहीं रहा। पहले वो रास्ते पर दिखता था, फिर सोच में, और अब सीधे लोगों के जीवन में। मैं अकेला नहीं था। मैंने उस चिट्ठी की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अगले हफ्ते 3 अलग-अलग ड्राइवरों ने मुझसे संपर्क किया। तीनों ने अलग शब्दों में एक ही बात कही, भैया अब ढाबा दिखाई नहीं देता, बस लगता है। एक ने कहा काम में मन नहीं लगता, दूसरे ने कहा रात में गाड़ी रोक देने का मन करता है, तीसरे ने सिर्फ इतना कहा चलते रहना भारी लगता है। अब डर का चेहरा बदल चुका है। पहले डर अंधेरे में था, पीली रोशनी में, सुनसान सड़क पर। अब डर दिन में है, भीड़ में है, जिंदगी के बीच। अब ढाबा तुम्हें बुलाता नहीं, वो तुम्हें समझाता है। एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट। मैंने एक बार फिर एक प्रोफेशनल से बात की। इस बार मैंने पूरी कहानी बताई। उसने सब सुना और बोला, आप एक कलेक्टिव फटीग फिनोमेनन डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैंने पूछा, मतलब? उसने कहा, जब बहुत सारे लोग एक ही तरह की थकान, एक ही तरह का दबाव और एक ही तरह का अकेलापन लगातार झेलते हैं, तो दिमाग एक साझा समाधान गढ़ लेता है। मैंने पूछा, ढाबा? वो चुप हो गया, फिर बोला, हाँ, अगर आप उसे वही नाम देना चाहते हैं। ढाबा कोई जगह नहीं है। अब ये साफ हो चुका था। ढाबा कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई इमारत नहीं। ढाबा है वो पल जब इंसान कहता है अब और नहीं। वो विचार जो कहता है थोड़ी देर रुक जाओ। वो झूठा सुकून जो कहता है यही ठीक है। एक आखिरी मुलाकात। कुछ महीने बाद में फिर एक ड्राइवर से मिला, नया लड़का, उम्र कम। वो बोला, भैया आपने जो लिखा था वो मैंने पढ़ा। मैंने कहा तो? वो मुस्कुराया। उस रात जब बहुत नींद आ रही थी, मुझे भी पीली रोशनी महसूस हुई। मेरे अंदर ठंड उतर गई। मैंने पूछा, फिर? उसने कहा, मैं रुका नहीं। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन वो आगे बोला, मैंने गाड़ी धीमी कर दी। और वही बात मुझे सबसे ज्यादा डराने वाली लगी। रुकना सिर्फ ब्रेक नहीं होता। हम समझते हैं रुकना मतलब गाड़ी रोकना, काम छोड़ना, रास्ता बदलना। लेकिन अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्ट डर वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।